ओके सो बच्चों, HDA चैप्टर के पहले अपन डाउट्स ले लेते हैं फटाफट। वही सेम सेक्शन वाइज जैसे अपन नॉर्मली करते हैं वैसे ही करेंगे। बताओ चलो, क्लासिकल में कौन से डाउट्स हैं आप लोग को? क्लासिकल का 47, ठीक है, देखें क्लासिकल का 47 क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज केपेबल ऑफ शोइंग इनैंशियोमेरिज्म? वही क्वेश्चन। यस, ओके। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड शोज इनैंशियोमेरिज्म? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनैंशियोमर? ये पता होना चाहिए आपको। इनैंशियोमर का मतलब क्या होता है? तो इनैंशियोमर इज अदर नेम फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या? इनैंशियोमर इज अदर नेम फॉर ऑप्टिकल आइसोमर। तो जो इनैंशियोमेरिज्म दिखाएगा मतलब कि वो ऑप्टिकल आइसोमर दिखा रहा है। करेक्ट है बच्चों? अब पिछली बार हमने जब वो सिनॉप्सिस कवर किया था ऑप्टिकल का, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि कंडीशन क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कब दिखेगा? जब कायरल कार्बन होगा, है ना? इसकी कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी भाई कायरल कार्बन भी होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होना चाहिए। याद है ये? तो आपको उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, पूछा कि कौन से वाले में ऑप्टिकल आइसोमर दिखेगा। तो बहुत ही आसान हो गया ये तो। आपको चारों ऑप्शन ड्रॉ करने और चेक करना है किसमें कायरल कार्बन है। इथाइल क्लोराइड, ऑप्शन ए इथाइल क्लोराइड है, मतलब C2H5Cl। इसमें कायरल कार्बन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, बकवास है ये तो। सेकंड है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, CH3 CH CH3 और Br। इसमें कोई भी आइसो आपको दिख रहा है कायरल कार्बन? बिल्कुल नहीं। क्यों? ये देखो ना, CH3 और CH3 ग्रुप तो सेम हो गया ना सेंटर वाले कार्बन पे। कायरल का डेफिनेशन क्या था? 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए, है कि नहीं? सी क्या है? सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये है आपका इंटरेस्टिंग वाला। कैसे कि ये वाला सेक ब्यूटाइल क्लोराइड आपका CH2 और CH3, और ये रहा, सॉरी सेक ब्यूटाइल आयोडाइड बोला है उन्होंने, तो सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। तो अब सेंटर वाले कार्बन को देखो, आपको ये दिखेगा क्योंकि इसमें एक H, एक मिथाइल, एक इथाइल और एक आयोडाइड ऐसा लिखा है ना। तो ये हुआ ना कायरल कार्बन, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। इसमें इनैंशियोमेरिज्म दिखेगा, डेक्स्ट्रो और लिवोफॉर्म्स दिखेंगे। समझ में आया? और ऑप्शन डी तो टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड, ऑब्वियसली ये तो बकवास ही है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। चलो, तो ये हो गया आपका 47। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 40 आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। एराइल हैलाइड्स आर insoluble in water but soluble in organic solvents. Isomeric dihalobenzene have nearly same boiling points. Para isomer of dihalobenzene has symmetrical structure which closely packs in the crystal lattice. And isomeric dihalobenzene have nearly same melting points. ये क्वेश्चन उसने आपको पूछा हुआ है और बोल रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? अब सवाल ये कि आपको अगर वो समझ में नहीं आया कि वो आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन के बारे में क्या पूछ रहा है, वही ना? तो सवाल समझो जरा, क्या पूछ रहा है। डाइहेलोबेंजीन के 3 वैरायटी अगर मेरे पास हैं, कि 3 आइसोमेरिक वैरायटी अगर मेरे पास हैं, अरे ये हार्ट शेप बन गया है, कि 3 आइसोमेरिक वैरायटी अगर मेरे पास है तो वो कौन से हैं? देखते हैं। कौन से वैरायटीज है? लेट्स सी। पहला ऑब्वियसली मेरे पास ऑर्थो फॉर्म होगा, दूसरा मेरे पास मेटा फॉर्म होगा, और तीसरा मेरे पास पैरा फॉर्म होगा। ये हुए ना आइसोमेरिक वैरायटीज ऑफ डाइहेलोबेंजीन। डाइहेलो, 2 हैलोजन लगे हुए हैं बेंजीन पे। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत बार बताया आपको, ऑर्थो, मेटा और पैरा। बरोबर है? क्वेश्चन समझ में आया? अब सवाल क्या पूछ रहा है वो, कि भाई पहला उसका स्टेटमेंट है एराइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर हैं बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। दैट इज ट्रू। एराइल हैलाइड्स पानी में जल्दी नहीं घुलते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुलते हैं, ठीक है, डिसॉल्व होते हैं। सेकंड वो बोलता है कि दीज 3 आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन, मतलब कौन सा? ऑर्थो फॉर्म, मेटा फॉर्म और पैरा फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम है, ऑलमोस्ट इक्वल है तीनों का आपस में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करूं तो। अगेन दैट इज ट्रू, ठीक है। तीसरा है पैरा आइसोमर ऑफ डाइहेलोबेंजीन हैज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। yes, para isomer में you can see it ना, here you can see a symmetry across the molecule,
है कि नहीं, हैज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, दैट इज, सो वन इज, statement 1 is true, statement 2 is true, statement 3 is true. Isomeric dihalobenzene have same melting point. Statement 4 wrong, they don't have the same melting point, they have the same boiling point. तो आंसर क्या रहेगा कि statement 1, 2 and 3 are correct, which means answer is option D. ठीक है, सिमेट्री की बात कर रहा है वो पैरा में, ऑफ कोर्स। और एक ये चीज याद रखनी है आपको कि अगर मैं डाइहेलोबेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर रहा हूं तो वो नियरली इक्वल निकलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर कर रहा हूं तो वो इक्वल नहीं निकलेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे याद रखना, आसान तरीका है, बॉइलिंग पॉइंट बराबर है, बी बॉइलिंग पॉइंट बराबर है यानी कि सिमिलर है, मेल्टिंग पॉइंट मल्टीपल है, अलग अलग है, तो ऐसे याद रखना तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला आपने, 68 क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोमीथेन टू मिथेनॉल, कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोमीथेन टू मिथेनॉल रेडिली टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ। तो पहले ये समझना जरा कि भाई ब्रोमोमीथेन टू मिथेनॉल ये कौन सा मैकेनिज्म हुआ, चलो ये बताओ, ये समझो पहले, ब्रोमोमीथेन से क्या बनाना है बच्चों, मिथेनॉल बनाना, कैसा बनेगा, CH3OH, बरोबर है। तो मैं क्या यूज करूंगा, बहुत ही आसान, ये तो बहुत बार बता दिया, KOH यूज करूंगा, बट कौन सा वाला, एक्वस की अल्कोहलिक, ऑब्वियसली एक्वस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Br जा रहा है, OH आ रहा है, ये तो बहुत बार बोल चुके हैं, है ना, तो Br गया, OH आया, ये मिथाइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमोमीथेन को मिथेनॉल में कन्वर्ट किया। अब सवाल आपसे वो ये पूछ रहा है, दिस विल रेडिली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ A weak nucleophile, B polar solvent, C अप्रोटिक solvent और लो पोलैरिटी वाला solvent, या D is both A and C। तो पहली बात तो ये कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होगा। अच्छा, ये कौन सा वाला मैकेनिज्म होगा, पहले SN होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एवरीबडी नोज दिस, हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और ये आपका जो रिएजेंट है ये कैसा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कैसा है ये, एक्चुअली ये मिथाइल है ना, देखो ये तो प्राइमरी के भी पहले आ जाता है, याद है, किया था, ऑर्डर लिखा था हमने, बट चलो मान लो आप प्राइमरी, इसको मैंने बताया था, इसको सुपर प्राइमरी भी कहते हैं हम लोग, बट उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको प्राइमरी मान लो, इसका बिहेवियर प्राइमरी जैसा है, एक्चुअली ये 0 डिग्री कार्बन है। तो मिथाइल ग्रुप जो है ये सबसे बढ़िया किस में करता है, SN2 में करता है कि SN1 में करता है, याद करवाया था ना, 1 का 2, 2 का 1, अगर ये प्राइमरी इसको मैं मान लेता हूं तो इसका मैकेनिज्म SN2 होगा कि 1 होगा, ये है प्राइमरी तो मैकेनिज्म SN2, ये भी क्लियर हो गया। और SN2 के लिए आपको सिंपली क्या याद करना है, मैंने बताया, ये SN2 के लिए आपको सिंपली याद करना है कि भाई आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, ऑप्शन ए वो पूछ रहा है भाई वीक न्यूक्लियोफाइल, तो ए हट गया तो डी भी हट गया, बिकॉज डी में बोथ ए एंड सी है, ए और डी एलिमिनेटेड, समझ में आया, ठीक है, ए और डी एलिमिनेटेड। अब बी पे आते हैं, पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक, इसका मतलब क्या है, देखो प्रोटॉन जो है आपका, प्रोटॉन कौन रिप्रेजेंट करता है, क्या ना वैसे H+ ही प्रोटॉन है कि नहीं, पीटर पार्कर ही तो स्पाइडरमैन है, वैसे ही H+ ही प्रोटॉन है ना, हमारे टाइम में हम बोलते थे गंगाधर ही शक्तिमान है, तो H+ जो है आपको वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप प्रोटिक जब ये शब्द सुनते हो इसका मतलब है कि जो H+ सप्लाई कर सके वैसा वाला आपका सॉल्वेंट। अब एग्जांपल ले लो, जैसे मैं आपको कहूं कि HOH यानी कि पानी, तो ये H+ और OH-, तो ये प्रोटिक में आया कि अप्रोटिक में आया, बताओ जरा, सिंपल बात है, पानी ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आया कि अप्रोटिक सॉल्वेंट में आया, क्या ये H+ दे सकता है आपको, हाँ ऑफ कोर्स, तो ये प्रोटिक सॉल्वेंट में आ गया। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, HCl मिल जाएगा, HI मिल जाएगा, बहुत सारे जो आपको H सप्लाई कर सके, बट जनरली हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट में पानी मान के चलते हैं, बात समझ में आ रही होगी आप लोग, ठीक है। अब अगर मैं CCl4 बोलूं बच्चों, CCl4, ठीक है, ये भी एक तरह का सॉल्वेंट है, पर क्या इसमें आपको कहीं H दिख रहा है, नहीं। बेंजीन अगर मैं बोलूं, बेंजीन भी एक तरह का सॉल्वेंट है क्या, बट बेंजीन जब स्प्लिट होके आपको क्या ये देता है H+, नहीं, बेंजीन स्प्लिट नहीं होता भाई, वो अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं छोड़ता, बेंजीन में पोलैरिटी ज्यादा नहीं होती है कि नहीं,
तो ये सब नॉन पोलर में आ जाते हैं ना, है कि नहीं, ये नॉन पोलर में आ जाते हैं। अच्छा ये नॉन पोलर में आ गए। ऐसे भी होते हैं क्या जो पोलर है लेकिन अप्रोटिक है, ऐसे भी तो होते हैं, जैसे कि CH3Cl, जब सपोज मिथाइल क्लोराइड फॉर एग्जांपल, तो ये कैसे स्प्लिट होगा, ये CH3 प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस दे रहा है क्या आपको, नहीं, ये तो मिथाइल दे रहा है और क्लोराइड दे रहा है कि नहीं, तो ये H प्लस तो नहीं दे रहा ना आपको, तो ये पोलर था, हाँ, पर क्या ये पोलर प्रोटिक था, नहीं, ये अप्रोटिक था। अप्रोटिक मतलब पोलर है पर प्रोटॉन नहीं देगा सॉरी वेरी सॉरी, पोलर है पर प्रोटॉन नहीं देगा, है कि नहीं। अच्छा घर में बैठे अकेले पढ़ा रहे, चीख भी आ गई तो चलता है, क्लासरूम में चीख आई होती तो आप लोगों को ऐसे धक धक होने लगती। परेश रावल का मीम नहीं आता, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है रे बाबा। तुम लोग ये सोचते पढ़ना छोड़ के सोचते कि भागो यहाँ से चलो, तो यहाँ पर प्रोटिक और अप्रोटिक का फंडा सोचो कि प्रोटिक वो है जो H प्लस दे रहा है, अप्रोटिक वो है जो H प्लस नहीं दे रहा है, पोलैरिटी हो सकती है। अब सिंपल सा फंडा आपको ये याद कर लेना है बच्चों कि SN2 मैकेनिज्म जो है आपका, उसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रेफर्ड है आपका, और अप्रोटिक सॉल्वेंट चल जाता है। क्या चल जाता है, अप्रोटिक सॉल्वेंट चल जाता है। तो ऑप्शंस अब आप देखो, आप खुद आंसर बता पाओगे। वो पूछता है कन्वर्जन ऑफ ब्रोमोमीथेन टू मिथेनॉल कैसे होगा, ऑप्शन ए वीक न्यूक्लियोफाइल, रॉन्ग। ऑप्शन बी पोलर प्रोटिक, रॉन्ग। ऑप्शन सी अप्रोटिक और लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, ये करेक्ट है। और ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड सी, ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग। ठीक है, तो SN2 में ये दो चीजें आप याद कर लेना कि भाई SN2 वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब होता है ना आपके पास, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में क्या आता है, जैसे OH माइनस ये जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ जाता है ना। OR माइनस आपका एल्कोक्सी बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ जाता है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आ गए। और अप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने आपको बताया जिसमें पोलैरिटी है पर H प्लस नहीं दे रहा। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन सी, अप्रोटिक सॉल्वेंट। चलो नेक्स्ट देखें 16. Next question is 69. SN1 is favored by presence of aprotic solvents, presence of polar protic solvent, presence of strong nucleophile, or both B and C. 69th ना, हाँ, अरे अभी तो किया, SN2 में अप्रोटिक चल जाता है, तो SN1 में उल्टा ना, कौन सा चलेगा, पोलर प्रोटिक, तो आंसर आएगा बी। ये तो इजी है यार, है ना, ऐसे कर लेना। SN2 में अगर आप अप्रोटिक मान लेते हो तो SN1 में आप पोलर प्रोटिक मान। पोलर प्रोटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है पानी, वाटर मॉलिक्यूल, पोलर भी है प्रोटिक भी है कि नहीं। चलो 75, नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 60, अच्छा पीछे जा रहा है ये तो, SN63 हाँ, SN1 mechanism for alkyl halide to alcohol involves formation of, अरे ये तो बहुत आसान है यार, SN1 का इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन ऑलवेज। अच्छा एक काम करो, आप सबने स्टार्टिंग में एक सिनॉप्सिस वाला पार्ट जो है ना, सबने लिखा होगा ये वाला ना, ठीक है, इसमें दो तीन चीजें ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। पहला कि भाई इसमें हाँ जी ओके, देखो यहाँ पे अगर हम ये देखें इंटरमीडिएट कौन है इसका, क्या है इंटरमीडिएट, अगर इसका हम लोग देखें, ठीक है, तो SN1 का इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन। कौन होता है, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्यों होगा भाई, C विद प्लस चार्ज, कार्बन में प्लस चार्ज है ना, क्योंकि भाई हैलोजन बाहर जा रहा है ना, लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है माइनस के साथ, तो ऑब्वियसली क्या बचेगा, कार्बोकैटायन बचेगा। और ये एक ही स्टेप में हो रहा है, तो इसमें पेंटावैलेंट क्या बनेगा, पेंटावैलेंट जो लिखा है ना, पेंटावैलेंट कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला, तो ये लिटरली ये एक्चुअली इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में फर्क क्या है कि इंटरमीडिएट स्टेबल हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। समझे बात को, इंटरमीडिएट कैसा हो सकता है, स्टेबल हो सकता है,
ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता। ये फर्क पड़ना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है और SN2 में पेंटावैलेंट कार्बन इन ट्रांजिशन स्टेट। और एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, वो वाला कि सॉल्वेंट कौन सा प्रेफर्ड है ना, अभी लिखा ना हमने, बरोबर है। तो SN1 में पोलार प्रोटिक, कौन सा, पोलार प्रोटिक, और SN2 में अप्रोटिक भी चलता है। अच्छा उल्टा भी हो सकता है ना, SN2 में पोलार प्रोटिक डाल दिया तो हो जाएगा क्या? हाँ, मोस्ट केसेस में SN2 में पोलार प्रोटिक भी डाल दिया तो भी रिएक्शन हो जाता है, अप्रोटिक चल जाता है, बट SN1 को पोलार प्रोटिक ही चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये चीज मैं यहाँ पे सिनॉप्सिस में ऐड कर दी है, तो आपको वो डायरेक्टली आ जाएंगे, टेंशन मत। ठीक है, 75 पे जाते हैं। 75 सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 75 को स्टार मार्क करना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं है, मतलब है इजी, बट कई बार बच्चे ये मिस कर जाते हैं, आप लोग मिस कर जाते हो एक छोटे से पॉइंट को। कौन से पॉइंट को देखना, वो बोल रहा है सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लो, क्या ले लो, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन को सुनना ध्यान से बच्चों। ट्रीटमेंट ऑफ सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक KOH, ठीक है, विद एल्कोहलिक KOH। तो पहली बात तो ये कि भाई एल्कोहलिक KOH है तो क्या होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन, पहले ये बताओ। एल्कीन बनेगा मतलब सब्स्टिट्यूशन हो रहा है या एलिमिनेशन हो रहा है? पीछे क्या दिया आंसर, रॉन्ग दिया, पीछे रॉन्ग दिया बेटा। अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बनना चाहिए, ऑफ कोर्स। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रहा आपका सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अगर पीछे आंसर ये दिया है, इसका मतलब उन्होंने प्रिंटिंग में एरर किया, उन्होंने एक्वेस की जगह पे अल्कोहलिक KOH डाल दिया गलती से। अगर आप एक्वेस KOH रखोगे तो अल्कोहल बनेगा ना बेटा, ठीक है। अभी उनके क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर क्या होना चाहिए, तो इसमें बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं कि इसमें दो ऑप्शन है ना आपके पास मेजर माइनर के, एक है ब्यूट 1 इन और एक है ब्यूट 2 इन। कौन सा वाला मेजर होता है, ब्यूट 2 इन मेजर होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सेट-जेफ रूल, बिकॉज ऑफ सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है कि जब एलिमिनेशन कर रहे हो तो हाइड्रोजन कहाँ से लेना है, यस, मोर सब्स्टिट्यूटेंट एल्कीन बनाना है, तो ब्रोमीन निकाला तो हाइड्रोजन आपको कहाँ से निकालना है, जहाँ पर आपके पास लेस हाइड्रोजन है। तो अगर आपके पास ये वाला अल्फा है और ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, दोनों उसके पड़ोसी हैं, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, जहाँ पे कम है वहाँ से निकाल लेना, सबसे आसान तरीका है ये समझने का। तो इसी के लिए ये स्टार मार्क किया कि इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। तो आंसर आपका ब्यूट 2 इन यानी कि आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी यानी कि बॉम्बे। अगर पीछे गलत प्रिंट हुआ है तो उसको प्लीज चेंज कर लेना। देखो कई बार ऐसा होता है कि बुक में प्रिंटिंग में एरर होती है, कोई बात नहीं, टेंशन मत। तो आंसर है बॉम्बे, दैट इज ब्यूट 2 इन। सबको समझ में आ गया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। 75 के 77 स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स इज, अरे ये तो सिंपल है यार, एल्काइल, ये तो एक्चुअली क्लास 11 का टॉपिक हो गया ये। एल्कीन्स में आप स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे ढूंढते हो, ठीक है ना, ये लिख के रखना है। एल्कीन्स में स्टेबिलिटी ऑर्डर, एल्कीन्स में क्या फंडा होता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड, क्या, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज बेसिकली मोर स्टेबल। क्या करेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज मोर स्टेबल। जो जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा। एक एग्जांपल ले लो कि आपके पास इथीन है, क्या है, इथीन, ऐसे CH2 और अगर आपने एक हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ऐसे 4 हाइड्रोजन थे, एक हटा के मिथाइल ग्रुप लगाया, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, समझ रहे हो। फिर और एक हाइड्रोजन हटाकर आपने और एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन हटाकर कुछ और नया लगाते जाओगे, सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल फंडा है, मोर सब्स्टिट्यूटेड इज इक्वल टू मोर स्टेबल। तो क्वेश्चन उसको वो आपको पूछ रहा है 77 में कि फाइंड आउट ऑर्डर ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। तो आपको कौन सा वाला ढूंढना है, सोचो जरा,
जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बरोबर है। तो आंसर मिल गया आपको, आंसर क्या है ऑप्शन बी। कैसे आप देख सकते हो सभी बच्चे अपनी स्क्रीन पे, ऑप्शन बी को देखो तो R2C डबल बॉन्ड Cr2 ऐसा है ना, मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए, बोलो हाँ कि ना। और जितने मैंने सब्स्टिट्यूट किए उतना स्टेबल, बोलो यस और नो। तो दिस विल बी मोर स्टेबल। तो इसमें R2C डबल बॉन्ड Cr CHR कितने रिप्लेसमेंट है? 3। उसके बाद क्या आएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। यही आएगा ना, R2C CH2 फिर ग्रेटर देन RCH, ये रॉन्ग है, ये इसको मिसप्रिंट है वहाँ पे, थोड़ा सा देखना। RHC ऐसा लिख रहा है उसको एक्चुअली, तो CHR और फिर दैट इज ग्रेटर देन लास्ट में, ये भी रॉन्ग है, RHC होना चाहिए, RHC डबल बॉन्ड CH2। तो आपको मेरे को समझाना क्या था, देखो what do I want you to understand is this, यहाँ पर कितने R ग्रुप है? 4। यहाँ पर कितने R ग्रुप है? देखो 3। यहाँ पे कितने? 2। यहाँ पे कितने? 2। और यहाँ पे कितना है? 1। 2 और 2 वाले को मैंने कॉमा करके लिखा है, देखना जरा, बीच में मैंने ग्रेटर देन साइन नहीं डाला है, मतलब 2 है तो सिमिलर स्टेबिलिटी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो सिंपल फंडा क्या याद रखा आपने कि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड उतना ज्यादा स्टेबल। क्लियर हुआ? सिर्फ R ग्रुप काउंट करके आंसर आपका आ जाता है बच्चों, तो चिंता नहीं करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके, सो दैट वाज नंबर 77। नेक्स्ट बताओ 78। वाला इजी है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ऑर्गेनोमेटालिक। ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिक में एक छोटी सी चीज याद रख लेना बच्चों सब लोग, ऑर्गेनोमेटालिक सिर्फ तब बोलना जब मेटल कार्बन से जुड़ा हुआ हो, ऑक्सीजन से नहीं। ठीक है, अगर ऐसे है तो फिर तो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ऑर्गेनोमेटालिक बोल दूं क्या? थोड़ी होता है ऐसे, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 77 हो गया, 78 हो गया। उसके बाद कोई डाउट्स नहीं है यहाँ पे इसमें, क्लासिकल में? नहीं, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल के डाउट्स ले लेते हैं। क्रिटिकल में ओके, क्रिटिकल में और डाउट्स बता दो जरा फटाफट। Alkyl halides undergo substitution as well as elimination. Which of the statements is correct? Tertiary alkyl halides prefer substitution. Do they? देखो 54 क्वेश्चन, अच्छा सवाल है, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है वो आपको, बट आपको सिर्फ एनालिसिस करना है बहुत सिंपल तरीके से। वो बोलता है कि टर्शरी वाले सब्स्टिट्यूशन प्रेफर करते हैं या एलिमिनेशन, ऐसा करना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ऐसे इसको 2 कॉलम में बना के लिखते, चेक करते हैं। अपने पास सब्स्टिट्यूशन का भी ऑप्शन है और अपने पास एलिमिनेशन का भी ऑप्शन है।
बरोबर है बच्चों, है ना? सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन, क्वेश्चन वही बोलता है, क्वेश्चन को पढ़ो देखो, वो बोलता है एल्काइल हैलाइड्स शो सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये सवाल है। ऑप्शन ए वो बोलता है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन। नो बॉस, टर्शियरी वाले एलिमिनेशन प्रेफर करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर आपने सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 बताया था और आपने यहां पर बोला था कि टर्शियरी वाले SN1 प्रेफर करते हैं, तो अब आप गलत बोल रहे हो, ऐसा किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, आपका पॉइंट, आपका सवाल वैलिड है। जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, हम क्लियर नहीं कर रहे SN1 SN2, तो हम बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहे हैं, SN2 मान के चल रहे हैं। बात समझो पहले क्या बोला मैंने, ठीक है ना? जब हम सब्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन में आपको SN1 SN2 पूछा है नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बोला है, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहे हो, SN2। और टर्शियरी वाला SN2 प्रेफर करता है क्या, मुझे बताओ? नहीं। अभी आपको ये थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है कि जब यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि सब्स्टिट्यूशन में कौन सा सब्स्टिट्यूशन, तो आप क्या मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, SN2 मान के चलेंगे। ठीक है ना? तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है भाई, दे प्रेफर टू अंडरगो एलिमिनेशन होता है एक्चुअली। सेकंड वो बोल रहा है एलिमिनेशन इज प्रेफर्ड बाय और फेवर्ड बाय वीक बेस। नो भाई, एलिमिनेशन इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस। अल्कोहलिक KOH अपन यूज करते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो भी गलत है। ओके, तो एलिमिनेशन के लिए क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ठीक है, ओके। तीसरा है लेस पोलर सॉल्वेंट एंड हाई टेम्परेचर। नो बॉस, हाई टेम्परेचर से क्या होता है, एलिमिनेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और चौथा वो बोल रहा है बोथ द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय बेसिक रिएजेंट। ऑब्वियसली दैट इज ट्रू। हाउ वी नो दिस ना, कि ये KOH से होता है, ये भी KOH से होता है, ये एक्वस से हो जाता है, ये अल्कोहलिक से हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट निकल के आती है। बात क्लियर हुई बच्चों, है ना? इस तरह से करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहां पे, तो आपको ये समझ में आ गया कि जब एलिमिनेशन करवाना है तो टर्शियरी प्लस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस हाई टेम्परेचर का कॉम्बो बेस्ट है, तो अच्छे से एलिमिनेशन होगा, है ना? ये भी समझ में आ गया। चलो 55 RMgBr plus H2O gives RH, बरोबर है। गैस occupies 1.4 लीटर at STP, hence RMgBr is। अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है 55, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, देखो RMgBr क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो फंडा यहां पर सिंपल है कि भाई आपका x का वैल्यू क्या आएगा, तो x इधर जाएगा, ये तो 22.4 डिवाइड बाय 1.4, ये आता है ना, 22.4 डिवाइड बाय 1.4। दिस इज क्वेश्चन नंबर, हाँ, कितना आएगा 22.4 डिवाइड बाय 1.4, अप्रोक्सीमेटली 16 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 16। ठीक है, एग्जैक्ट 16 आता है क्या, 14, हाँ बरोबर, एग्जैक्ट 16 आता है, अप्रोक्स भी नहीं यार। आप पहले 2 से डिवाइड करके देखो, आपका आंसर एग्जैक्टली 16 आ जाएगा। ठीक है, और आंसर 16 आ गया तो समझ गए मैंने क्या बताया था कि भाई ये 30 होता है, ये 78 होता है, ये 44 होता है, और ये होता है 16। तो 16 आया ना मेरा आंसर, तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा बेसिक दिमाग था मोल कॉन्सेप्ट का, थोड़ा सा बेसिक दिमाग था। ये क्वेश्चन मैं ऐसे बोलूंगा कि केमिस्ट्री से ज्यादा ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, सिर्फ को रिलेट करके आपको आंसर आ जाता कि भाई किसका मास अपने को मिल रहा है, तो 16 आपका आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन 55। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों। Next one 60, somebody had asked na 64 or 67, what was that? 64th, okay, 64 देखें, which of the following is incorrect statement? Tetrachloromethane is yellow crystalline
टेट्राक्लोरोमीथेन क्या है पहले ये बताओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना? हाँ, टेट्राक्लोरोमीथेन इज येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस with disagreeable smell. No, not absolutely disagreeable smell, and plus it's a solvent, it's not a crystalline substance, so A should be incorrect. Next is triiodomethane causes is irritation to skin. हाँ, any form जैसे कि आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये जो है ना, एक मिनट देखें 64, हाँ बराबर, ट्राइआयोडोमीथेन causes irritation to skin and eyes, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होता है, यस. डाइक्लोरोमीथेन इज अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, ऑब्वियसली यस. एंड इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म कॉजेस डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक. हाँ, क्लोरोफॉर्म तो एनेस्थेटिक है ना बच्चों, ये तो किया था लास्ट टाइम, क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक होता है. एग्जाम्पल भी बताया था ना कि वो हैंकी में डाल के स्मेल करो तो बेहोश हो जाते हैं, ऐसा दिखाते हैं पिक्चर में. तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इट्स अ सॉल्वेंट, है ना. तो आंसर इज ए. ये तो सिंपल था बेटा. ओके, नेक्स्ट बताओ. 64 के बाद कॉम्पिटिटिव पे आ जाए, उसके बाद तो 2-3 क्वेश्चन ही बचे, ज्यादा नहीं. नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव का नंबर 33. ओके, उसके पहले 33 के पहले किसी को कोई डाउट नहीं है? जेई के भी क्वेश्चंस हैं, सीईटी के तो बहुत सारे हैं, वो तो ठीक है. अच्छा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जेई वाले भी. अच्छा, क्वेश्चन 13 सबको आया होगा ना? क्वेश्चन 13 देखो, 4 मार्क के लिए जेई मेंस में 2015 में इतना आसान क्वेश्चन आया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर बेस्ट फॉर मेकिंग एल्काइल फ्लोराइड? आंसर बताओ. फ्री रेडिकल, सैंडमेयर, फिंकलस्टाइन, स्वार्ट्स. फ्लोराइड बनाने के लिए स्वार्ट्स, कितना इजी, 4 मार्क फ्री के, ठीक है ना. कोई कई बार ऐसे आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं. चलो ठीक है, तो इसमें डाउट में है आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन 33, है ना. 33, ओहो वेरी नाइस क्वेश्चन. 33 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन. क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए, ध्यान से सुनना. क्या बोलता है? 50% ऑफ रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ 6.45 grams ऑफ इथाइल क्लोराइड. What will be the weight of the product obtained? बहुत अच्छा सवाल. क्वेश्चन फिर से समझना, क्या बोलता है? 6.45 ग्राम ऑफ इथाइल क्लोराइड आपने लिया, ये क्वेश्चन है. पहले वो बोलता है इथाइल क्लोराइड का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया. क्या किया? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब क्या? एलिमिनेशन, ऑफ कोर्स. हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकालना है. क्या रिएजेंट यूज करेंगे बच्चों? अल्कोहलिक KOH, ये भी पता है आपको. वो बोलता है आपने इथाइल क्लोराइड लिया, आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया, और जो प्रोडक्ट मिला, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट मिला, भी फिलहाल मेरा वो कंसर्न नहीं, जो प्रोडक्ट मिला, वैसे इथीन मिलता है बाय द वे, ठीक है, उसका वेट कितना है वो निकालना है. उसका वेट कितना है वो निकालना है, जबकि इसका 6.45 ग्राम यूज हुआ है इस रिएक्शन में. मतलब 6.45 ग्राम आपने चालू किया था और 50% ही कन्वर्जन हुआ, 50% ही यूज अप हुआ. बात समझ में आई क्या हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार है ये. वो बोलता है कि 6.45 ग्राम इथाइल क्लोराइड के लिए 50% रिएजेंट यूज हो गया, ठीक है. तो जो मेन प्रोडक्ट बना उसका कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ है? क्वेश्चन सबको समझ में आया? तो उसने बोला कि भाई आपका ये जो C2H5Cl है 6.45 ग्राम हमने लिया था, हमने उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया, जो मेन प्रोडक्ट मिला उसका मास आप बताओ. ठीक है, यहां तक तो क्वेश्चन हुआ. अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा ऐसे जब रिएक्शन होगा तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते थे. चलो ये देख लेते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, बताओ जरा. जब इसको आप KOH के साथ रिएक्ट करते हो
तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? इथीन, ऑफ कोर्स। एल्कीन प्लस जो KCl है वो बनेगा। अब यहां से क्या निकला? HCl निकला। HCl KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो KCl प्लस H2O बनाएगा। करेक्ट है? तो आपका मेन प्रोडक्ट तो ये हो गया बच्चों, मेन प्रोडक्ट तो ये हो गया। अब आपको जानना क्या है, ध्यान से देखना जरा। पहले आप CH3CH2Cl का मोलार मास निकाल लो फटाक से। क्या निकालेंगे? मोलार। अगेन मोल कॉन्सेप्ट में अपन जब स्टोइशियोमेट्री पढ़ते हैं ना 11th में, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार किए हुए कि भाई इसका इतना ग्राम है तो प्रोडक्ट का कितना ग्राम बनेगा, या इसके इतने मोल है तो प्रोडक्ट के कितने मोल बनेंगे, है ना। मोल रेशियो पे अपन करते थे क्वेश्चन। बस वैसा ही यहाँ पर फंडा है, बहुत सिंपल है कि एक बार इसका मोलर मास निकाल लो। कितना होएगा जल्दी जल्दी बताओ? C2H5Cl ऐसा होगा ना, मतलब कि कार्बन का 12 प्लस 12, 2 कार्बन हो गए, प्लस 5 हाइड्रोजन के 5, और एक क्लोरीन का 35.5। समझ में आ रहा है? 2 कार्बन का 24, 5 हाइड्रोजन का 29 और 35.5 कितना हुआ जरा जल्दी जल्दी बताओ? 64.5। अब आपको समझेगा कि अच्छा वो लोग ने 6.45 क्यों दिया। अच्छा ये देखना, हाँ तो ये देखना कि अगर ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है। मोल रेशियो मेरा रिएक्शन मेरा जो ये है बैलेंस्ड है इक्वेशन, बोलो हाँ कि ना। तो अगर इसका 1 मोल यूज करता तो इसका 1 मोल यूज होता, प्रोडक्ट मिलता। तो इसका अगर 6.45 ग्राम लूंगा तो इसका 0.1 मोल मिलेगा, बोलो हाँ कि ना। है कि नहीं? कितना सिंपल हो गया। क्यों आप बोलोगे क्यों 0.1 मोल? क्योंकि भाई इसका 1 मोल 64.5 था, तुमको उसने 6.45 दिया, मतलब तुमको उसने 0.1 मोल दिया है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट भी तो 0.1 मोल बनेगा। बात समझ में आ गई? अच्छा इसका 0.1 मोल मतलब कितना ग्राम हुआ एक्चुअली? गिन लो फटाफट। 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, 24 और 4 कितने हुए? अरे बोलो 28। ये 28 होना चाहिए था, लेकिन क्या मैं बोलूं ये 2.8 मिलेगा? आप बोलोगे हाँ ऑफ कोर्स, आप बोलोगे हाँ 2.8 मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि 0.1 मिल रहा है ना, और उसका भी 50% ही यूज हुआ। अब यहां पर कैच है, 6.45 पूरा यूज हुआ है क्या? क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला उसने? 50% ऑफ 6.45 इज यूज। समझ में आया? हाँ तो 28 का भी हाफ होगा कि नहीं होगा? इसका हाफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1.4। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन देखो, 0.7, 1.4, 2.8 और 5.6। आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन बी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हाँ अगर आप ये देखोगे तो इस जैसा मैंने कहा ना, बहुत सारा कॉमन सेंस है इसमें, मतलब ज्यादा केमिस्ट्री नहीं है। क्वेश्चन को फिर से देखो, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट का ही क्वेश्चन बनता है। आपको क्या करना है, आपको पहले अपना रिएक्शन लिख देना इस तरह से, ठीक है? शुरू से देख लो, पूरा रिएक्शन लिख दिया। मेरे को मोल रेशियो क्या मिला? 1:1 मिला। मैंने बैलेंस किया इक्वेशन को। समझ में आ रहा है? मेरे को मोल रेशियो क्या मिला? 1:1 मिला। तो अगर 1:1 की बात कर रहा हूं, इसका मोलार मास 64.5 है तो इसका 28 है। इसका मतलब मैं ऐसा बोलता कि भाई ये 64.5 यूज करता तो ये 28 मिलता, इस रिएक्शन के हिसाब से। क्वेश्चन में इसने बोला है इसका 6.45 यूज किया है, तो मैं तुरंत बोल सकता हूं इसका 2.8 ग्राम मिलना चाहिए था। ये भी ठीक है, पर वो बोलता है 50% ही यूज हुआ इसका, तो इसका भी 50% ले लो ना यार। तो आंसर क्या आ गया? 1.4 ग्राम। ठीक है, ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? ओके बढ़िया। नेक्स्ट देखें तो थर्ड दैट वाज 33। ओके उसके बाद क्वेश्चन 34। सेम 34 का सेम फॉर्मेट, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है बेटा। 34 सी 12.3 ग्राम ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन is treated with alcoholic KOH। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्लोरोइथेन की जगह ब्रोमोप्रोपेन कर दिया। तो 34th का क्वेश्चन भी एग्जैक्ट सेम है, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, I'll just write the basic idea for you. If you got 33, you should get 34. वो बोल रहा है अभी कि भाई ये 1 ब्रोमोप्रोपेन है तुम्हारे पास, सेम फंडा, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट हो रहा है।
अगेन सेम फंडा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन बन रहा है ना। अब वो बोल रहा है 12.3 ग्राम ऑफ ब्रोमोप्रोपिन। तो ब्रोमीन का पहले तो ये समझ लो कि भाई ब्रोमीन का मास क्या है, ब्रोमीन का मास कितना होता है, ठीक है। अभी आप समझो ब्रोमीन का मास होता है 80, और अगर आप बाकी पूरा कैलकुलेट करोगे ब्रोमोप्रोपिन का तो आपका 123 आएगा, 123 ग्राम, ठीक है। प्रोपीन का कितना आएगा बताओ, 3 कार्बन कितने हो गए, 36 और 6 हाइड्रोजन कितने हुए, 42, बरोबर ना। अगर मेरी कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है तो बता देना, 123 और 42। तो वो मुझे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका 12.3 दिया, सेम लॉजिक है ना यार, तो इसका कितना आना चाहिए था, 4.2, करेक्ट है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन वो बोल रहा है यील्ड 50% है, इसका भी यील्ड कितना है, 50% है, तो कितना हुआ 2.1। तो चेक करो, आंसर शुड बी 2.1, चेक कर लो जरा, हाँ बरोबर, इसका भी आंसर 2.1 यानी कि डी। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। ये तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ये टेक्निकली इसमें आना भी नहीं चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों। 52 क्वेश्चन, नीट 47, हाँ हाँ अरे ऑफ कोर्स 42 और 47 भी है, चलो ठीक है 42 और 47 देखते हैं। 42 एंड 47 क्वेश्चन, तो पहले 42 करते हैं। 42 वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। अच्छा, हाइड्रोलिसिस का बहुत फंडा सिंपल सा है और ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस विद वार्म एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। तो ये आपको हिंट दिया उसने क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। एक्वस NaOH, मुझे आप बता सकते हो कि एक्वस NaOH के साथ जो रिएक्शन हो रहा है वो सब्स्टिट्यूशन होगा कि एलिमिनेशन होगा? ऑफ कोर्स एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, है कि नहीं। अगर अल्कोहलिक होता तो एलिमिनेशन हो सकता था, है ना बच्चों। तो यहां पर मेरा इतना तो क्लैरिटी है कि एक्वस KOH इज बेसिकली इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन होने वाला है कि नहीं। और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, अगर याद नहीं तो समझ लेना कि किसी एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर्ड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफर होता है। तो एक्वस KOH सॉरी एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन तो करता है। एरोमेटिक सिस्टम का प्रेफरेंस कौन सा है, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? बहुत बार बता चुका हूं ये कौन सा करता है, वो शाना रिएक्शन जो 5 हमने किए ना, EAS है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये एरोमेटिक सिस्टम है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक प्रेफर करता है कि न्यूक्लियोफिलिक? हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक प्रेफर करता है। बट इसमें कैच कहां पे है, बहुत सिंपल सा कैच क्या है कि जब आप इसमें विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चों, क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगाते जाओगे तो इसका जो प्रेफरेंस है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बढ़ते जाएगा। तो आपको क्या नोट करके रखना है बताओ मुझे, आप नोट क्या करेंगे, सिंपल सा एक नोट ऐसा लिखेंगे आप कि भाई presence of electron withdrawing groups, presence of electron withdrawing groups increases tendency of न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से सुनना, समझना क्वेश्चन को। उसने आपको 4 ऑप्शन दिए बच्चों, ठीक है, उसने आपको 4 ऑप्शन दिए, वो चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो। अभी ऑप्शन ए में एक NO2 ग्रुप लगाया है, चेक करो। ऑप्शन बी में 3 NO2 ग्रुप लगाए हैं, ऑप्शन सी में एक भी नहीं है, और ऑप्शन डी में 2 है। मैंने क्या बोला, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो सबको मालूम है, नहीं पता तो जान लो। NO2 क्या है, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि नहीं, हमने इसको मेटा डायरेक्टर भी बोला था।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने ज्यादा मैं लगाऊंगा उतना प्रेफरेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, बोलो हाँ कि ना। और एक्वस NaOH तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करता है ना बॉस। आंसर क्या आएगा आपका? ऑब्वियसली आंसर आएगा ऑप्शन बी, यानी कि जिसमें 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं वो इस क्लोरीन को जल्दी छोड़ने की कोशिश करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आपकी जो टेंडेंसी है ऑफ अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा इज आल्सो ट्रू ऑब्वियसली। अगर मैं डोनर ग्रुप लगाता तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की टेंडेंसी उसकी खत्म हो जाती, तब वो EAS को ही प्रेफर करता, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता। और थोड़ी सी और कॉमन सेंस लगा लो, जो EAS हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, कौन से हमारे रिएक्शन थे उसमें? सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सारे है ना 5 रिएक्शन अपने बार बार करते हैं अपन, शाना रिएक्शंस। कौन से? सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एसाइलेशन, अल्काइलेशन एंड नाइट्रेशन करते हैं ना अपन। उसमें आपको कौन से पोजीशन पे लगाने होते हैं जरा बताओ? ऑर्थो, फिर पैरा, फिर ऑर्थो। पैरा ऑर्थो डायरेक्टर्स है ना, ये वाला कौन सा? ये पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है कि नहीं है ना? और तीनों पोजीशन तो ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो पे भी कुछ लगा हुआ है, पैरा पे भी कुछ लगा हुआ है, और इधर भी ऑर्थो पे कुछ लगा हुआ है। तो कुछ नया ग्रुप आने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। EAS होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया उसका, तब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। दिमाग लगाओ, समझे? ऐसे भी सोच सकते। Many ways to understand the same concept. So that was 42. Next question क्या था? 47 था ना? X is optically active. Oh, nice question. X is X is optically active alkane having lowest molecular mass. Predict the structure of the major product obtained on monochlorination of X. इसको 5 स्टार करना। ऐसा क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं आता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। 47 MHCET 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से समझो फंडा क्या है। X जो है वो एक ऐसा ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन है जिसका लोएस्ट पॉसिबल मास है। मतलब कि आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ऐसा कौन सा एल्केन है लोएस्ट मास वाला जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो जरा सोचना शुरू करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्केन्स की कैटेगरी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकते, है ही नहीं, बकवास बात है ये तो। सपोज मैं ऑप्टिकली एक्टिव की तरफ जाना चाहूं तो मुझे काइरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना? यस, अगर ऑप्टिकली एक्टिव ढूंढना है तो काइरल कार्बन ढूंढना पड़ेगा ना। तो ऐसा कौन सा एल्केन आपको समझ में आ रहा है जिसमें काइरल कार्बन हो सकता है? अगर मैं ऐसा बनाऊं सपोज, तो आप बोलोगे सर इसमें चारों वैलेंसी सेम है तो काइरल नहीं है। मैं बोलूंगा ठीक है, एक को बदल दे, इसको H कर दे, इसको C2H5 कर दे। क्या ये अब काइरल है? अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? तुमको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है बच्चों, बहुत सिंपल बातें हैं ये, बट आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में। उसने बोला ऑप्टिकली एक्टिव, तो आपको तुरंत क्या सोचना है कि अच्छा कार्बन है, 4 अलग अलग वैलेंसी होगी, और लोएस्ट मास बोला उसने, लोएस्ट पॉसिबल मास, ठीक है? ये भी ध्यान में रखना, बताऊंगा। सपोज मैं ऐसा कहूं कि अच्छा इधर CH3 है, तो अब CH3 और कहीं भी नहीं आ सकता, क्योंकि नहीं तो 2 सेम हो जाएंगे ना। अच्छा, एक मैंने H लगा दिया, H, फिर मिथाइल, फिर इथाइल, और फिर प्रोपाइल। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? अब ये ट्रूली काइरल बना, अब ये ट्रूली काइरल बना, हाँ कि ना? अब ये तो बहुत बेसिक तरीके से मैंने निकाल लिया, बहुत आसानी से निकाल लिया। अब इसमें अगर आपके दिमाग में कोई और कंफ्यूजन आ रहा है, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे कुछ और लगाओ ना, C2H5, तो ये तो दोनों सेम हो गए, देखो तो नहीं चलेगा। CH3 लगा के देखो तो सर ये और ये सेम हो गए, फिर अगर यहाँ CH3 लगाऊंगा तो
तो भी नहीं चलेगा, H और H भी नहीं चलेगा, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो तो यही होगा, है ना, ये तो क्लियर है। और यहाँ पर ये कायरल भी है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ और क्यों नहीं लगाया आपने, हाइड्रोजन क्यों लगाया, क्योंकि भाई उसने लोएस्ट बोला है, तो शुरुआत मेरे को एक हाइड्रोजन से तो करनी पड़ेगी, लोएस्ट बोला है उसने। इससे छोटा कायरल एल्केन हो सकता है क्या, ये सवाल है। इससे छोटा कायरल एल्केन हो सकता है क्या, आंसर है नहीं। बात क्लियर हुई, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अब वो बोलता है कि इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव निकालो। क्या निकालोगे, मोनोक्लोरो, तो ये तो ठीक है, आपने ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन ढूंढ लिया, फिर वो बोलता है इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव भी निकालो भैया। तो आप क्या करेंगे, इसका मोनोक्लोरो डेरिवेटिव किस तरह का दिखेगा, आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और बनेगा आपका इस तरह से। आप बोलोगे सर बहुत सारे हाइड्रोजन अवेलेबल थे, आपने यही वाला क्यों रिप्लेस किया, तो उसका भी जवाब है, ये वाला मेरा प्राइमरी कार्बन है, इसको गिनो, ये कैसा था, टर्शरी था, देखो जरा 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। बात समझ में आ रही सबको, 3 डिग्री लिखा है गधों जैसा, 3 मत पढ़ना उसको, आई नो आप में से 90% बच्चे ऐसे जो 1 2 3 4 पढ़ते हैं, मैंने 3 डिग्री लिखा है, ध्यान से देखना। हाँ, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, ये क्या 1 डिग्री, और ये भी, इसमें C2H5 को मैं एक्सपैंड करके लिख दूं तो CH2 और CH3, तो ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो एक ही ऐसा कार्बन है जो 3 डिग्री है, बोलो हाँ की ना। और नोट क्या करेंगे आप, नोट आप ये करेंगे ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या नोट करेंगे, ease of replacement of hydrogen is tertiary, secondary, primary। मतलब जब मुझे मोनोक्लोरो एक ही क्लोरीन लगाना है तो सबसे अच्छा मेरे लिए कौन सा वाला है, टर्शरी की सेकेंडरी की प्राइमरी, बताओ। तो सबसे आसान कौन सा है रिप्लेस करना, टर्शरी वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ था उसको रिप्लेस करना आसान है। तो ये मेरा आंसर बना, ये मेरा प्रोडक्ट बना। बात सबके भेजे में गई कि नहीं गई, बताओ। बहुत अच्छा सवाल। और ये कौन सा है ऑप्शन, ये ऑप्शन ए है, चेक कर लो, ये ऑप्शन ए है। मुझे आपसे क्या जानना है कि आप मुझे नाम बताएंगे इस एल्केन का भी और इसके डेरिवेटिव का भी, इसका आंसर। ये जो एल्केन मैंने ड्रॉ किया है इसका नाम क्या है, और जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसका नाम क्या है। 3 मिथाइल हेक्सेन मेरा सबसे सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन होता है, और 3 मिथाइल 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन आपका लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है, चेक करो, हाँ है ना, लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का है। तो इसलिए आपको अब क्या याद रह जाएगा कि अच्छा सबसे सिंपल ऑप्टिकली एक्टिव एल्केन जो है वो मेरा 3 मिथाइल हेक्सेन है, और उसका जो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव है वो 3 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन है। तो दैट इज ऑप्शन ए, दैट वाज नंबर 47। ठीक है, और कौन सा है नेक्स्ट डाउट, 52, 48 भी है पहले, चलो 48 करते। कंसिडर द रिएक्शन प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस NaCN गिविंग दिस, ये तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 48 ये फैक्चुअल है बेटा, नीट का क्वेश्चन है, नीट फेज 2 का क्वेश्चन है। वो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड DMF जो है ना, वो आपका सबसे अच्छा सॉल्वेंट है व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे साइनाइड के केस में, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वो एक्चुअली आपकी स्टेट बुक में कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता होगा, NCERT में दिए हुए हैं ये चीज़ें, कुछ चीज़ें है ना DMF के बारे में, तो वो आपको याद कर लेना। ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड बोलते हैं उसको। ओके, देन यू हैव 52।
ये भी एक्चुअली आपके नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से पूछा हुआ है, स्टेट बुक के हिसाब से नहीं है, बट वो बोल रहा है कि स्लोएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा। 52 इज द सेम एज व्हाट आई सॉल्व्ड इन 42 बेटा। 42 में जो मैंने सॉल्व किया वही सेम फंडा 52 में लगाओ, सेम टू सेम, चेक कर लो। क्वेश्चन देखो, वो आपको एक्वस NaOH दिया है सभी चारों ऑप्शन में, एरो पे एक्वस NaOH दिया है, हाँ कि ना? चारों ऑप्शन में उसने आपको एरो पे एक्वस NaOH दिया ना, तो 42 के जैसा हुआ वो सेम। 42 में भी तो यही पूछा था, अभी आपने सॉल्व किया ना ये वाला। एक्वस NaOH किसके लिए होता है? तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये SN प्रेफर करवाएगा, लेकिन अगर बेंजीन रिंग पे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या डोनर ग्रुप लगा हुआ है तो उससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो वो SN प्रेफर करने लगेगा और डोनर ग्रुप लगाओगे तो नहीं करेगा। तो ऑप्शन ए देखो, तो वो तो बेंजाइल ग्रुप लगाया हुआ है ऑप्शन ए में 52 में, तो वो तो बकवास है। ऑप्शन बी में मैं डोनर ग्रुप लगा दिया मैंने, तो वो प्रेफर करेगा क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? मैंने क्या बोला अभी देखो, पढ़ो फिर से। प्रेजेंस ऑफ EWG, प्रेजेंस ऑफ EWG ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रेफर करता है। तो डोनर ग्रुप क्या करेगा? कम करेगा ना टेंडेंसी को, और वही तो उसने आपको पूछा है, विच विल रिएक्ट द स्लोएस्ट। एक ही ऑप्शन है जहां पे डोनर ग्रुप लगाया हुआ है, तो दैट इज योर आंसर। तो 52 का आंसर क्या हुआ? समझ में आया? बहुत इजी है ना, इस तरह से देखना है। दैट वाज 52। So I think yeah, we finished all the questions of halogen derivatives with the doubts, है ना? हाँ जी, इवैल्यूएशन टेस्ट भी है। हाँ बोलो, कौन सा डाउट है उसमें? इवैल्यूएशन टेस्ट का 9th वाला। सेम बेटा, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। 3 NO2 ग्रुप लगाए, बट क्लोरो इज पैरा ऑर्थो, ये ना क्लोरीन इज पैरा ऑर्थो एक तो, और दूसरा 3 NO2 ग्रुप है ना, नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट, पोजीशन से ज्यादा नंबर का इंपॉर्टेंस है। तो 3 NO2 ग्रुप क्या करेंगे, वो बहुत ज्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ा देंगे टू अंडरगो हाइड्रोलिसिस। व्हेन यू से हाइड्रोलिसिस, इट बेसिकली मींस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले नंबर फिर पोजीशन, नंबर फिर लोकेशन, NL ऐसे बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आई थिंक HDA वी हैव फिनिश्ड एंड वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट इसमें अपन अल्कोहल फिनॉल्स पे जाएंगे। ठीक है, चलो इसको खत्म करेंगे।